गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही क्या? यस सर। बच्चों कल मैंने आपको वो दिया था क्वेश्चन। बच्चों अभी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों को मैं म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? आप कोई भी जो मैं रेस्पॉन्स पूछूं ना, आप लोग चैट करेंगे आप लोग, ठीक है? ठीक है बच्चों? सर हम भेज दिए थे ना। नहीं, कुछ बच्चों ने भेजा बेटा, बहुत से बच्चों ने भेजा। बहुत से बच्चों ने, अगर बात हम करें ना, बहुत से बच्चों ने भेजा ही नहीं। आवाज आ रही है क्लियर? आवाज आ रही है क्या? आप चैट करके डालेंगे, चैट से पता लगेगा, क्योंकि आपको मैंने म्यूट कर दिया बच्चों, ठीक है? तो आप लोग चैट से ही पता लगेगा कि आपको आवाज आ रही नहीं आ रही। तो आप ओके दिव्या मीणा, यस सर आ रही आवाज, ठीक है। अच्छा जो टॉपिक को चालू करते हैं हम लोग, अपने टॉपिक अपनी क्लास उसको चालू करते हैं। ठीक है, ओके बच्चों कल हम लोग पढ़ रहे थे पंच जगत अवधारणा। पंच जगत अवधारणा हम पढ़ रहे थे बच्चों कल। ठीक है, तो पंच जगत अवधारणा को लेकर बता दी, तो मैंने आपको आर एच व्हीटकर ने, आर एच व्हीटकर जो था बच्चों, उन्होंने पंच जगत यानी उन्होंने यूं कहा सजीवों को 5 जगत में डिवाइड किया। सर मना तो बना भेज दिया था, ठीक है ओके, लेकिन सभी ने नहीं बचा। सभी बच्चों की बात हम करें, सानिया किलेरी की बात हम करें, केशांता की बात हम करें, दीपल की बात हम करें, काफी बच्चे जिन्होंने नोट्स नहीं भेजे हैं। ये मानूंगा कि कम से कम 50% बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने वर्क को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। तो वर्क कंप्लीट करें बच्चों। और नए बच्चे जुड़े हैं, नए बच्चे जो प्रतीक्षा प्रतीक्षा मेहता है, उन्होंने अपना वर्क कंप्लीट करके भेजा है। प्रशांत ने भेजा और दिव्या मीणा ने भेजा। और बाकी बच्चों की बात हम करें, काफी बच्चे जिन्होंने अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया, तो वर्क कंप्लीट करके आप उसको व्हाट्सएप, जयश्री की बात हम करें, प्रतिभा साहिल की बात हम करें, ये वर्क नहीं कर रहे हैं, ये वर्क नहीं भेज रहे हैं। ठीक है, तो आज आप लोग कंप्लीट वर्क को जो मैंने बताया था उसको कंप्लीट करेंगे, करके भेजेंगे आप लोग। ठीक है बच्चों, टॉपिक चालू करें, क्लास चालू करें क्या? क्लास चालू करें। आप लोग चैट से आप लोग कर पाए, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर, ठीक है, ओके ओके ठीक है। अब जो देखो कल हमने पंच जगत यानी 5 किंगडम जो वर्गीकरण था वो बताया। अब ध्यान दो एक बार, इस आर एच व्हीटकर, जो आर एच व्हीटकर है, ये ध्यान दीजिए, आर एच व्हीटकर ने जो पंच जगत बताए, उनके लिए उन्होंने अपने आधार में यानी 5 किंगडम जो वर्गीकरण था, 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, इस क्लासिफिकेशन के लिए आर एच व्हीटकर ने कुछ आधार लिया। आधार मतलब किस आधार पर, मतलब किस आधार पर उसने जीवों को 5 जगत में डिवाइड किया। तो 5 आधार क्या थे वो बता रहा हूं आपको, आराम से समझे, आराम से देखो। पहला आधार मैं कल बता दिया था, कोशिका की जटिलता। ये ध्यान सुनेंगे, कोशिका यानी जो जीव जिनको उसने डिवाइड किया, कोशिका की जटिलता। ओके, अब उसने क्या किया तो ध्यान दो, कोशिका की जटिलता के आधार पर, यानी कोशिका में जो केंद्रक है, यानी कोशिका में जो केंद्रक है, तो केंद्रक झिल्ली, अगर केंद्रक झिल्ली के आधार पर उसने कोशिकाओं को या जीवों को 2 प्रकार से डिवाइड किया, 2 जगह डिवाइड किया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये बताया मैंने आपको, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और आप जानते हैं बच्चों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को ऑलमोस्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक केंद्रक होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, और जिनका केंद्रक जो होता है उसमें केंद्र झिल्ली नहीं होती है, आनुवंशिक पदार्थ नग्न होता है, और कोशिकांग झिल्ली वाले नहीं होते हैं, सत्रह राइबोसोम होता है। ये सारी बात मैंने बता दी थी, याद होगा आपको, ये ध्यान देंगे। यानी एक जीवाणु कोशिका की सभी विशेषताएं किसकी विशेषता है, प्रोकैरियोटिक की। और सभी प्रोकैरियोटिक जीव कहां पर रखे गए बच्चों, सभी प्रोकैरियोटिक जीव कहां पर रखे गए,
बच्चों सभी प्रोकैरियोटिक जीवों का रखा गया। बच्चों आप लोग अब बोल सकते, मैंने आपको अलाउड कर दिया। आवाज आ रही मेरी? यस सर। आ रही, ठीक है ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, अब देखो आप आवाज, प्रोटिस्टा में सर। हाँ आवाज आ रही है ना क्लियर? हाँ सर। हाँ अब जो आर एच व्हिटकर आवाज नहीं, आर एच व्हिटकर ने क्या किया बच्चों? आर एच व्हिटकर ने क्या किया? ये सिंपल सी बात है, आवाज नहीं। जो आर एच व्हिटकर ने क्या किया, सभी सजीवों को कुछ आधार पर तो कोई ना कोई तो लेवल होता ही ना, किस बेस पर हम लोग उनको डिवाइड कर रहे हैं। जैसे आप 11th बायोलॉजी के हैं और बाकी बच्चे 11th आर्ट्स के, 11th, तो वो किस आधार पर? आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन के आधार पर। आपका अगर मुख्य सब्जेक्ट बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, तो आप जीव विज्ञान के विद्यार्थी हैं। और अगर आपका मुख्य सब्जेक्ट आर्ट्स के हैं, जो ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है या हिस्ट्री है, तो आप आर्ट्स के लेंगे। तो किसी आधार पर, तो उन्होंने कोशिका की जटिलता के आधार पर, ध्यान एक ही चीज समझे, कोशिका की जटिलता के आधार पर उन्होंने यूं कह सकते हैं जीवों को किस आधार पर? प्रोकैरियोटिक। और मैंने बता दिया था आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का, ध्यान से सुनेंगे, यूकैरियोटिक। अब इसको तो दुआ नहीं करेंगे। प्रोकैरियोटिक का मतलब जानते हो ना, वे प्राणी या जीव जिनके अंदर केंद्र झिल्ली नहीं पाई जाती है या जिनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका मिलकर, उन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जीवों को यूकैरियोटिक जीवों में दो भागों में डिवाइड किया, किसका आधार पर? कोशिका जटिलता। और मैं साफ साफ करूं, किसका आधार? कोशिका में क्या देखा उसने? केंद्र झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, केंद्र झिल्ली के आधार पर हम जानते हैं कि केंद्रक झिल्ली अगर किसी कोशिका में या अगर किसी जीव में, मान जाए बच्चों ये कोई कोशिका, इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ ऐसे नग्न है या आनुवंशिक पदार्थ नग्न है बच्चों, और अगर किसी कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ अगर केंद्रक से, किससे? केंद्रक झिल्ली से गिरे हुए हैं, तो ऐसी कोशिका को हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक। और इसको क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीव, यानी आर एच व्हिटकर ने क्या देखा बच्चों? कोशिका की जटिलता के आधार पर सजीवों को दो प्रकार डिवाइड किया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ओके, और प्रोकैरियोटिक जीवों को उन्होंने किस में रखा? मोनेरा में। और यूकैरियोटिक किस में रखा? प्रोटिस्टा। बताऊंगा अभी आपको। सेकंड नंबर पर फिर आया जीवों की जटिलता, जीवों की जटिलता। अब जो जीवों की जटिलता की बात अगर हम करें, यानी कॉमन सी बात हम करें, ये जो आप समझेंगे, यानी जीवों की जटिलता का अर्थ होता है कि जीव यानी सजीव या तो एक कोशिक है या फिर बहुकोशिक है। तो उन्होंने जीवों की जटिलता के आधार पर भी सजीवों को दो प्रकार डिवाइड किया, एक कोशिक यानी यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर और बहुकोशिक। बस समझ आ रहा है ना आपके? मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। ओके बच्चों, यानी मैं सिंपल बताऊं, आर एच व्हिटकर ने पंच जगत अवधारणा के आधार, यानी किस आधार पर, तो उसने क्या कुछ आधार लिया कि इस आधार पर उसने जीवों को 5 जगत में डिवाइड किया। ये ध्यान से सुन लीजिए। तीसरा आधार क्या था उसका? पोषण विधि, पोषण विधि मेथड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पोषण विधि का अर्थ है कि पोषण विधि के आधार पर उसने देखा कि पोषण के आधार पर भी प्राणी दो प्रकार के होते हैं, सजीव दो, मतलब ये सजीवों का वर्गीकरण है और सजीव में जंतुवाद दोनों आते हैं। तो पोषण का अर्थ है कि इसने पोषण के आधार पर भी सजीवों को दो प्रकार में डिवाइड किया। एक बांटा उसने ऑटोट्रोपिक, एक बांटा हेट्रोट्रोपिक। मतलब इसने अपने वर्गीकरण में स्वयं पोषी और विषम पोषी जो सजीव है उनको भी क्या रखा बच्चों? अलग अलग जगत में रखा, अलग अलग रखा। जैसे जो स्वयं पोषी थे उनको रख दिया किस में रखा? अगर बात हम करें स्वयं पोषी बात हम करें तो उनको उसमें किस में रख दिया? प्लांटी में रख दिया। और जो विषम पोषी थे तो विषम पोषी कवक भी होते हैं और जीवाणु जंतु भी होते हैं। अभी देख लें हम लोग। तो दूसरा आधार, तीसरा आधार क्या था? पोषण विधि। तो पोषण विधि के आधार उसने डिवाइड कर दिया किस आधार? दो प्रकार में बांटा। पहला कौन सा? ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक, और दूसरा कौन सा था? हेट्रोट्रोपिक। बच्चों को ध्यान दो, ऑटोट्रोपिक क्या होंगे? वे प्राणी यानी वे सजीव जो अपना पोषण खुद बना सके। कौन सी क्रिया से? प्रकाश संश्लेषी। यानी सिंपल ऑटोट्रोपिक क्या होंगे? वे सजीव जो अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर सके। अकार्बनिक पदार्थ का मतलब है कोई भी अकार्बनिक पदार्थ, जैसे कि CO2 और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में पादप क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। तो अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण जो खुद कर सके उन्हें क्या बोलेंगे? स्वयंपोषी। तो उसने स्वयंपोषी यानी उसने पोषण के आधार पर सजीवों को दो बार डिवाइड किया, ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक क्या होंगे?
वे जीव या वे सजीव जो अपना पोषण या अपना भोजन स्वयं नहीं बना सके, उन्हें उसने क्या बोला? हेट्रोट्रोपिक, विषम पोषी। अब एक बार ध्यान दो बच्चों, विषम पोषी यानी बोला विषम पोषी। अब ये विषम पोषी जो है, अब ध्यान दीजिए, मैं यहां पर ले बच्चों, यहां ले लूं, जगह कम है। अभी जो विषम पोषी जीव है, विषम पोषी यानी यहां लिख रहा हूं मैं आराम से, जगह कम है हमारे पास, हेट्रोट्रोपिक यानी जो विषम पोषी जीव है, विषम पोषी जो जीव है वो क्या होंगे बच्चों? वे सजीव जो अपना पोषण खुद नहीं बना सकते, उन्हें विषम पोषी कहा। और हेट्रोट्रोपिक जो है बच्चों, हेट्रोट्रोपिक फिर डिवाइड करते, हेट्रोट्रोपिक जो होते हैं विषम पोषी है, फिर उनको बांटा गया होलोजोइक, होलोजोइक यानी बच्चों ध्यान सुनना, प्राणी संपोषण होलोजोइक, और दूसरा बांटा सैप्रोफाइट, मतलब सैप्रोफाइट मतलब मर्तोपजीवी, मर्तोपजीवी। अब बच्चों एक बार समझा आराम से, बच्चों आवाज तो क्लियर आ रही है ना? आवाज आ रही बच्चों अब तक, सब तक? यस सर। आवाज आ रही है? भावेश, अंकित, आदित्य, दिव्या, प्रशांत, सबकी आवाज आ रही है? यस सर। ओके यस सर। अब बच्चों एक बार ध्यान देना, वापस मैं कह रहा हूं, आर.एच. व्हिटकर ने पंच जगत अवधारणा या पंच जगत वर्गीकरण के आधार पर कितने जगत में डिवाइड किया? 5। कल बता दी था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये लेकिन इसने किस आधार पर 5 जगतों की उत्पत्ति की या 5 जगतों में सजीवों को रखा? तो उसने पहला आधार क्या चुना? जैसे मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग ध्यान दो, आपके स्कूल में प्रत्येक कक्षा को दूसरी कक्षा से अलग करने के लिए कोई ना कोई आधार होता है ना। आधार नंबर 1 क्लास देखते हैं, फिर क्लास अगर सेम है तो फिर सेक्शन देखते हैं, सेक्शन सेम है तो फिर हम उनमें बच्चों की संख्या देखते हैं बच्चों। तो आप लोगों का देखो जिस प्रकार, या फिर अपने आप अपने घर में देख लीजिए, तो हम लोग अपने घर के अंदर बच्चों अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। बाथरूम में काम आने वाली चीजों को हम लोग बाथरूम आर्टिकल बोलते हैं, रसोई में काम आने वाली चीजों को रसोई या किचन आर्टिकल बोलते हैं। तो वही कॉमन है, तो बाथरूम में काम आने वाले जो आर्टिकल्स हैं या जो सामान है वो बाथरूम में रखेंगे। ओके बच्चों, उसी प्रकार हर चीज, जैसे आप, ये तो कॉमन सी बात ये तो नहीं रखो बच्चों कि आप अपने घर में जो सब्जी है या आटा है या दाल है या जो भी आपके टमाटर है या फिर ड्राई फ्रूट है, क्या उन्हें आप ले जाकर बाथरूम में रखोगे? तो हर चीज का वर्गीकरण हम लोग उनकी आवश्यकता के आधार पर करते हैं। तो वही बात है, आर.एच. व्हिटकर ने जीवों को 5 जगतों में वर्गीकरण करने के लिए कितने आधार बनाए? 4। एक और बाकी भी रह गए, एक और है। पहला कौन सा आधार था? कोशिका की जटिलता। ध्यान सुनो और बच्चों एक बार ध्यान देना, मैं आपको एक एक जगत की विशेषता लिखूंगा 10-10। तो मैं फिर कह रहा हूं, मोनेरा जगत जो है, मोनेरा जगत में किसको रखा गया अभी बताऊंगा आपको। मोनेरा जगत में सभी एक कोशिक प्रोकैरियोटिक जीवों को, जैसे कि माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया की बात हम करें, साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, मैथोन, जितने भी जो, ओके बच्चों एक्टिनोमाइसिन, ये सब की सब एक कोशिक प्रोकैरियोटिक। अब मुझे बताओ बच्चों, आप एक बार ध्यान दो, मोनेरा जगत में उन प्राणियों को रखा गया जो एक कोशिक प्रोकैरियोटिक है। तो मोनेरा जगत की 10 विशेषताएं क्या लिखोगे? जो प्रोकैरियोटिक जीवों की होती है वही 10 विशेषता लिख दो। नहीं समझ आ रहा बच्चों? समझ आ रहा है क्या? यस सर। मैंने अभी आपको कहा कि जैसे आपकी क्लास है बायोलॉजी, ध्यान से सुनना, 11th बायोलॉजी, 11th बायोलॉजी में किनको रखा जाएगा? जो जिसका बायोलॉजी सब्जेक्ट हो, जो 10th पास हो, वो तो बोलेंगे ना, या जिसका बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स सब्जेक्ट वही है ना। अब मैं आपको बोलूं कि 11th बायोलॉजी क्लास की कोई 5 विशेषता लिखो, तो क्या उन विशेषता में मैं आपकी विशेषता लिख सकता हूं क्या? हाँ, क्योंकि आप भी तो 11th बायोलॉजी है। बच्चों अगर मैं आपको ये कहूं कि स्तनधारियों की कोई 10 विशेषता लिखो, तो स्तनधारियों में हम किसकी विशेषता लिख सकते हैं? अपनी, क्योंकि हम कौन है? हम कौन बच्चों? स्तनधारी है ना। आपकी आवाज में स्तनधारी है, तो वही आप समझे। यस सर। मोनेरा जगत की विशेषताएं में हम किसकी विशेषता लिखेंगे? प्रोकैरियोटिक जीवों की, जैसे कि जीवाणु मैं लिखवाऊंगा। अब प्रोटिस्टा में किसकी लिखेंगे? यूकैरियोटिक जीवों की, शाबाश। और फंजाई में किसकी लिखेंगे? फंजाई की, जो मैंने बताई नहीं अब तक आपको, फंजाई मतलब कवकों की। ठीक है, चलो आगे बात करें आगे। और प्लांट में किसकी लिखेंगे? पादपों की।
एनिमल में किससे लिखेंगे? एनिमल्स की। ओके, एनिमल्स। एक एक, हाँ एक एक पढ़ेंगे, चिंता मत करो, इस चैप्टर को जल्दी हम लोग क्लोज कर लेंगे 2-3 दिन में। अब उसको मुझे आगे बढ़ दो। अब देखो पोषण की विधि क्या, पहला आधार कोशिका जटिलता के आधार पर उसने 2 प्रकार के जीव बताया, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, और उसने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों को एक साथ रखा या अलग अलग रखा? अलग अलग। नंबर 2, जीवों की जटिलता, जीवों की जटिल मतलब जीव या तो एक कोशिक है या बहुकोशिक। मैंने बताया था, ये आपको याद कीजिए, सेल थ्योरी में मैंने क्या बताया था, स्वान स्लाइडर ने क्या कहा था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप सेल और मोर सेल्स, सभी सजीव कोशिका या कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो वही बात है सर। तो इसने क्या किया आर एस व्हिटकर साहब ने कि एक कोशिक जो जीव थे उनको अलग रखा और बहुकोशिक को अलग रखा। देख लीजिए भैया, पता लग जाए, मोनेरा में एक कोशिक प्रोकैरियोटिक जीव है, ओके, और प्रोटिस्टा में एक कोशिक यूकैरियोटिक जीव है, और बाकी सब बहुकोशिक है। कवक भी कौन है? बहुकोशिक। भाई पादप भी कौन है? बहुकोशिक। और जंतु भी कौन है? बहुकोशिक। चलो आगे दो। पोषण की विधि क्या था, उसने दिखा देगा कि या तो प्राणी क्या होंगे, हो सकते हैं स्वयंपोषी या फिर क्या हो, विषमपोषी। तो स्वयंपोषी में क्या जाएंगे? जो अपना भोजन खुद बना सके। ओके बच्चों, जिसमें कौन कौन आ सकते हैं? प्रकाश संश्लेषित जीवाणु, यानी कुछ मोनेरा, ध्यान दो, कुछ मोनेरा जगत के जो जीव है, बैक्टीरिया, वो भी अपना पोषण खुद बना सकते हैं, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? या तो क्या बोलेंगे बच्चों? रसायन संश्लेषी या फिर प्रकाश संश्लेषी। ओके, और कौन कर सकता है ऐसा? पादप। आपके कौन कर सकते हैं? पादप। क्या कवक कर सकते हैं? नहीं। क्या जंतु कर सकते हैं? नहीं। क्या प्रोटिस्टा में? हाँ, प्रोटिस्टा में भी कुछ, अगर बात हम प्रोटिस्टा वही करेंगे जिनमें क्रोमेटोफोर पाया जाएगा। चलो ठीक है। अब आ जाओ हेटेरोट्रोपिक जो है, जो वही विषमपोषी, इनको फिर बांटा गया बच्चों। विषमपोषी फिर 2 प्रकार के होते हैं, होलोजोइक और सेप्रोफाइट। अब मैं इसको हटा रहा हूं, यह मुझे लगता है लिख लिया होगा। अब बच्चों इसमें ज्यादा जितना हम जाएंगे उतना ही आपका टाइम खराब होगा। देखो होलोजोइक क्या है, पहले होलोजोइक फटाफट बच्चों, होलोजोइक बच्चों दिख रहा है? दिख रहा है क्या? यस सर। ओके, यस सर। अब होलोजोइक क्या होंगे बच्चों? होलोजोइक क्या होंगे? वे जीव जो अपने भोजन को ठोस या तरल पदार्थ के रूप में खाकर उसे शरीर के अंदर पचाते हैं। ये ध्यान दे, जैसे कि हम सभी एक कोशिकी से लेकर सभी बहुकोशिक जीव या जंतु जो ठोस या तरल भोज्य पदार्थों को खाकर, मतलब अंतःग्रहण करके उसे शरीर के अंदर, मतलब कोश आहार नाल में या कोशिका में पचाते हैं बच्चों, उन्हें क्या बोलेंगे? प्राणी सम। इसमें उदाहरण क्या जाएगा? एक कोशिक प्रोटोजोआ से लेकर बहुकोशिक, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, समझ आ रहा है आपके? मच्छर, गड़िया। आप सभी, हम सभी भोजन को क्या करते हैं बच्चों? पहले ग्रहण करते हैं, और भोजन को ग्रहण करके उसको कहां पचाते? शरीर के अंदर। तो प्राणी सम क्या होगा? पहले बात सुनो, प्राणी सम और मर्तोपजीवी, ये वो प्राणी है, जो 2 प्रकार प्राणी, जो कौन है? विषमपोषी है, यानी ये अपना पोषण खुद नहीं बना सकते, हेटेरोट्रोपिक है। लेकिन हेटेरोट्रोपिक का भी भोजन लेने का तरीका अलग है। अगर जो अपने भोजन को ग्रहण करके, मैं बार बार कह रहा हूं, वे प्राणी जो भोजन किस में ले सकते हैं? ठोस भोजन को ग्रहण करके उसे शरीर के अंदर, और शरीर के अंदर कहां पहुंचाएंगे? बताओ देंगे। शरीर के अंदर कहां पर? आहार नाली होगी, शरीर के अंदर, या फिर शरीर के अंदर उसका क्या करते हैं? पाचन करते हैं, और अपसी पदार्थों का क्या करते हैं? पोषण करते हैं बच्चों। ऐसे प्राणी को हम क्या बोलेंगे? होलोजोइक प्राणी। और उदाहरण क्या होगा उनका? जैसे प्रोटोजोआ से लेकर बाकी सारे मेटाजोआ। और मेटाजोआ क्या होते हैं बच्चों? मेटाजोआ होते हैं बहुकोशिक। क्या होते हैं? बहुकोशिक। ओके, और ये किसकी बात चल रही है? विषमपोषी जीवों की। अच्छा, अब आता है सैप्रोफाइट क्या होंगे? मर्तोपजीवी, वे प्राणी या वे जीव जो अपना भोजन, यानी किसे बराबर करते हैं? मृत पदार्थों से। मृत पदार्थ मतलब सड़े गले पदार्थों से, मल, गोबर, मिट्टी, जड़, तना, पत्ती आदि पदार्थों का अपघटन करके जो भोजन करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं? ये प्राणी बच्चों जो मर्तोपजीवी होते हैं, सुन रहे हो क्या? ये प्राणी क्या करते हैं? शरीर के बाहर एंजाइमों का स्राव करते हैं, और शरीर के बाहर ही अपने भोजन को, मृत भोज्य पदार्थों को पचाकर अपघटन करके फिर खाते हैं। देखो हम तो क्या करते हैं? जटिल भोजन को खाकर उसको सरल में बदलते हैं। और मर्तोपजीवी क्या होंगे? जो मृत सड़े गले पदार्थों से, जैसे कि गोबर, मानव मल, पत्तियां,
जड़, तना, जो पादपों के भाग है, या यूं कह सकते हैं कूड़ा करकट, जो भी आप कह सकते हैं, इनको जो खाते हैं, लेकिन इनको खाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, ये इन पर पहले क्या छोड़ेंगे, इन पर पहले क्या छोड़ेंगे, पाचक एंजाइम छोड़ेंगे। तो मर्तोपजीवी प्राणी क्या होंगे, जो पाचक एंजाइमों को वातावरण में छोड़कर और अपने जटिल भोज्य पदार्थों को पचाकर फिर खाते हैं। हम तो खाकर पचाते हैं और ये पचाकर खाते हैं। ऐसे पदार्थों, ऐसे जीवों को क्या बोलेंगे, मर्तोपजीवी। तो इन्हें क्या बोलेंगे, मर्त पदार्थों को ग्रहण करते हैं। लेकिन मर्त पदार्थ ग्रहण करने के लिए क्या करें बताओ, देखें, ये पाचन एंजाइम जो है, अरे पाचन एंजाइमों को किसमें छोड़ते हैं, वातावरण। पाचन एंजाइमों को वातावरण में छोड़कर उनका क्या पदार्थों, क्या भोजन का क्या करते हैं, अपघटन, मतलब पाचन क्या करते हैं, शरीर के बाहर, शरीर के बाहर पाचन करके पदार्थों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा बच्चों, कवक, कवक आ जाएगा, जीवाणु है, मर्तोपजीवी कवक है और जीवाणु। सुन रहे हैं? अब आप एक बार वापस सुने, अगर आपके मुझे अपेक्षा तुम्हारे समझ में आ रहा होगा। देखो, प्राणी सम होलोजोइक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, वे प्राणी जो ठोस या तरल भोज्य पदार्थों को खाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एक कोशिका में भी एंडोसाइटोसिस बताया था, अगर आपको याद, फैगोसाइट और पिनोसाइटोसिस। तो एक कोशिक प्राणी या एक कोशिक जीव भी भोजन को ग्रहण करके फिर कोशिका के अंदर उनका जो लाइसोसोम होता है, बताया था ना, जो लाइसोसोम उन भोज्य पदार्थों का पाचन करता है, मतलब शरीर के अंदर। तो वो भी कौन है, प्राणी सम, और हम भी कौन है, प्राणी सम। तो वे प्राणी जो जटिल ठोस पदार्थों को ग्रहण करके शरीर के अंदर उसे पचाते हैं, राइट। अच्छा मुझे बताओ, आपने कभी सांप को, यूं कह सकते, मछली को, छिपकली को, मेंढक को, या गाय को, भेड़ को, बकरी को, कुत्ते को, बिल्ली को, ऊंट को, जिराफ को, मानव को, या मच्छरों को, टिड्डी को देखा होगा, ये सभी क्या करते हैं, ये सब के सब कौन है, विषमपोषी। और विषमपोषी में कौन है, अरे विषमपोषी में कौन है ये बच्चों, आवाज आ रही है, प्राणी संपोषी। वेरी गुड, प्राणी विषमपोषी में संपोषी। प्राणी सम, विषमपोषी में प्राणी सम। जैसे हम लोग सब, हम कौन, हम सब, मानव कौन है, विषमपोषी है। क्यों है विषमपोषी, क्योंकि हम अपना पोषण या भोजन खुद नहीं बना सकते। समझ आ गया बच्चों, समझ आ गया है? यस सर। ओके, तो प्राणी सम Yes, और दूसरे को sir. अब मर्तोपजीवी क्या है, देखो, जो मर्तोपजीवी आप लोग देख नहीं सकते हैं, बहुत छोटे होते हैं। अब सिंबल, मर्तोपजीवी वो होते हैं बच्चों जो आपके सड़े गले पदार्थों, जैसे कि मानव मलमूत्र, या हमारी सड़ी गली सब्जियां, या कूड़ा करकट, गोबर, मिट्टी आदि को खाकर अपना भोजन प्राप्त कर। लेकिन उसको खाने से पहले क्या करते हैं, पहले ये जीव क्या करें, एंजाइम छोड़ेंगे बाहर, ओके, और एंजाइम छोड़कर उन पदार्थों को क्या करें, जैसे मैं बता दूं, एक देखो, सॉरी, चित्र देखो एक बार आप देखो बच्चों, देखो ये इनका, ये देखो, ये ठोस पदार्थ है, ओके, और ये प्राणी, ये माना ये कोई कोश, ये तो ये क्या कर, पहले क्या छोड़ेंगे बच्चों, बाहर क्या छोड़ेंगे, एंजाइम छोड़ेंगे। एंजाइम छोड़ के पहले क्या करें, अपने पदार्थों किसका क्या कर लेंगे, देखो क्या कर लिया बच्चों, देखो सरल में कर लिया ना, यानी भोजन को जटिल से क्या कर लिया, सरल कर, और क्या छोड़ के, क्या छोड़ रहे बच्चों, ये एंजाइम। अब ये क्या, अब ये कोशिका अब इनको क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है। बस समझ आ गया। तो ये क्या करते हैं, भोजन को पचाकर और सरल करके ग्रहण करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम खराब नहीं करें, ओके। अब चलो, हो गया तीसरा। अब चौथा जो प्रकार था, चौथा जो आधार था उसका, वो क्या था, चौथा आधार क्या था उसका, अरे 3 आधार हो गए ना, चौथा आधार क्या था, पारिस्थितिकी में महत्व, पारिस्थितिकी में महत्व, मतलब उसने हर जीव को, जो आप जानते हो पारिस्थितिकी का अर्थ समझो, जो पारिस्थितिकी इकोसिस्टम क्या होता है, पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों से, जैविक मतलब सजीव, अजैविक मतलब निर्जीव, जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बने तंत्र को, या उसको हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं। एक सुंदर संग्रह बच्चों, और आप जानते हो प्रकृति या पर्यावरण में कितने प्रकार घटक है, 2। पहला घटक कौन सा है, अजैविक, और दूसरा कौन सा है, जैविक। अजैविक में कौन हो गए, वातावरणीय, मृदीय और स्थलाकृतिक, सुन रहे हैं बच्चों। और जैविक घटक कौन आ गए,
जीव जंतु आ गए सभी, जीवाणु, पादप, जंतु। तो प्रकृति के अंदर जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बनने वाले तंत्र को बोलते हैं इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी बोल, सिंपल। तो पारिस्थितिकी में या प्रकृति में हर जीव का कोई ना कोई योगदान है क्या? हाँ। प्रकृति में या तो कोई जीव कौन है, स्वयंपोषी है, या कोई विषमपोषी है, या कोई अपघटक है, कोई उपभोक्ता है, कोई प्रादुपभोक्ता है, कोई अपघटन करता है, कोई सूक्ष्म जीव है, समझ आ रहा है क्या? कोई परभक्षी है, कोई सहजीवी है। मैं फिर कह रहा हूं, प्रकृति में प्रत्येक जीव का कोई ना कोई योगदान या कोई ना कोई इंपोर्टेंस है क्या? यस। तो आरएस बीटकर ने प्रत्येक सजीव के प्रकृति में योगदान को ध्यान में रखकर, किसको ध्यान में रखकर? योगदान को। अगर बात हम करें, जो सिंपल सी बात हम करें, पारिस्थितिक भूमिका में अगर बात हम करते हैं, मोनेरा की बात है, मोनेरा सब क्या होंगे? अपघटक होंगे। मोनेरा जगत के सभी जीव कौन है? अपघटक है। सिंपल सी बात हम करें, प्रोटिस्टा के उत्पादक भी और उपभोक्ता भी है। पादप जगत जो है वो सबके सब उपभोक्ता है। फंगस यानी कवक जो बताया था, फंजाई जो जगत है, फंजाई जगत के जो है वो मर्तोपजीवी भी है, अपघटक भी है, सहजीवी भी है और परजीवी भी है। और जंतु जगत के जो प्राणी है वो प्रकृति में कौन है? विषमपोषी है। कौन बच्चों? विषमपोषी, यानी सिंपल बात, विषमपोषी या फिर क्या? उपभोक्ता, क्योंकि वो सभी चीजों का उपभोग करेंगे, बनाएंगे नहीं। और प्रकृति में पादप क्या है? पादप और प्रोटिस्टा क्या बच्चों? उत्पादक, क्योंकि वो भोजन को बनाते हैं। नहीं समझ आ रहा बच्चों? तो प्रोटिस्टा और पादप जगत की पारिस्थितिकी में क्या भूमिका है? अरे क्या रोल है? उत्पादक का। समझ आ रहा है? और अच्छा चलो ठीक, जंतु, आप मुझे बताओ जो मानव प्रकृति के अंदर से ज्यादातर चीजें बनाते हैं या उनको उपभोग ही करते हैं? हम सभी उपभोक्ता हैं। देखो कैसे कैसे भोजन कौन बनाता है? पादप। तो भोजन को लेकर प्रकृति में हमारा क्या रोल है? हम भोजन बनाते नहीं बल्कि भोजन बने बनाए भोजन का उपभोग करते हैं। तो हम सब कौन हुए? कंज्यूमर। कंज्यूमर हुए ना? अरे नालायक को मैंने कहा, आप गेहूं जो चना मक्का बाजरा टमाटर आलू आदि सब्जी रोटी खाते हो, चावल खाते हो, तो क्या आप उनको बनाते हो? क्या आप उनको पका कर खाते हो? तो आप कौन हुए? उत्पादक हुए या उपभोक्ता हुए? कौन हुए आप बताओ? उपभोक्ता। उपभोक्ता। अब तो आ गया। तो ये प्रकृति में सभी जीवों का भूमि एक है कि अलग अलग है? अलग अलग। चलो अब मैं आपको अब ज्यादा टाइम खराब मैं करके बोलूंगा। सिंपल देखो, आरएच बीटकर ने, आरएच बीटकर की जो सारणी वो सारणी बना रहा हूं आपके सामने, जल्दी आप मुझे अपेक्षा तुम कर भी लोगे। जो आरएच बीटकर ने अपने वर्गीकरण में जो या मैं बनाऊंगा, आप लोग कर लोगे। आवाज नहीं बेटा किसी का, किसी का ऑडियो चालू, जो ऑडियो बंद करें, ऑडियो बंद रखें। चलो आप लोग आरएच बीट का पंच जगत वाला कर लेंगे क्या? यस सर। कर सकते हैं आप लोग? यस सर चौथा पॉइंट क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में क्या आधार क्या था उसका? पारिस्थितिकी में महत्व है। जो पारिस्थितिकी मतलब पारिस्थितिकी में उस जीव की क्या भूमिका है, जो क्या समझो। आप एक बार समझो, देखो पारिस्थितिकी के अर्थ, आप जो पारिस्थितिकी नहीं समझ आते आपकी, चलो इसको मानो आप लोग। पर्यावरण मानते हैं, पर्यावरण प्रकृति, प्रकृति मानते हो ना? तो प्रकृति क्या चीज है? जैविक और अजैविक। तो प्रकृति में किसी ना किसी जीव की कोई ना कोई तो भूमिका होगी। यानी प्रकृति के अंदर वो या तो अपघटक होगा, उत्पादक होगा, उपभोक्ता होगा, स्वयंपोषी होगा, विषमपोषी होगा, कोई तो होगा ना बच्चों। तो प्रकृति में क्या मानव की भी कोई भूमिका है क्या? हाँ। पादपों की? हाँ। कवकों की? हाँ। मोनेरा, प्रोटिस्टा। तो उसने क्या किया? अलग अलग जगत की अलग अलग भूमिका तय की। अब तो आ गया क्या प्रकृति के अंदर प्रत्येक? ओके यस सर। चलो जो आप एक ध्यान दो, आपके समझ नहीं आ रहा तो मैं एक बात सुन। पर्यावरण क्या चीज है? पर्यावरण क्या है? पर्यावरण क्या है? जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बने तंत्र को, या जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बने आवरण को। मैं कहना चाहता हूं आप है, आप अपने आप को देखो। क्या आपके चारों तरफ, क्या आपके चारों तरफ हवा, जल, मिट्टी, प्रकाश, नमी, आर्द्रता, पहाड़, नदियां, नाले, चट्टान, ऊंचाई, ढलान, अरे ये है क्या? यस सर। राइट। इसके अलावा क्या आपके चारों तरफ अन्य जीव हैं, जैसे गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, पादप, मानव, जीवाणु, विषाणु, ये सब है? यस सर। तो प्रकृति का आवरण, प्रकृति का आवरण दो ही चीज से तो मिलकर बनता बच्चों। ये वे आप, जो ये आप है, माना ये आप है, ये आप है, ठीक है। और ये आपके साथ ये आवरण जो मैं बता, ये आवरण जो है ये कौन है? पर्यावरण। क्या पर्यावरण, क्या मेरे तरफ, क्या मेरे चारों तरफ पर्यावरण नहीं है? हर जीव के चारों तरफ पर्यावरण है। ओके। और ये पर्यावरण देखो, जो एक तो क्या होता है आपकी तरफ जो हवा का आवरण है उसे तो आप बोलते हो वातावरण। वो तो केवल वातावरण है,
सुन रहे हैं क्या? लेकिन मैं बोल रहा हूँ पर्यावरण, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में क्या होगा? जैविक और अजैविक घटक। तो ज्यादा जाओ मत आप। पर्यावरण के दो ही घटक होते हैं, जो पर्यावरण में दो ही प्रकार के घटक होंगे, या तो जैविक घटक होंगे और दूसरा कौन सा होगा? अजैविक। अरे सिंपल बोल रहा हूँ, लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स। ओके, अब जैविक में कौन होंगे बताओ? देखिए जैविक में जंतु और पादप। ओके, जंतु पादप और सूक्ष्म जीव। और अजैविक में कौन होंगे? अजैविक में कौन बताओ? देखे, हवा, जल, हवा, प्रकाश, नमी, ताप, दाब, ऊंचाई, चढ़ाई, ढलान, पहाड़, पठार, नदियां, नाले। बोलो, सूर्य का प्रकाश, बरसात, ये सब क्या है? सब क्या बताओ? देखो, जब चलो मुझे बताओ, सूर्य का प्रकाश कौन सा घटक? जैविक है क्या अजैविक है? अजैविक। वेरी गुड। अच्छा, पहाड़ की चढ़ाई? अजैविक। अच्छा, क्या मानव सभी मानव एक जैसे धरातल पर रहता है क्या? नहीं। वेरी गुड। क्या प्रकृति, क्या की पृथ्वी की हर जगह की स्थल की आकृति एक है क्या? नहीं। वेरी गुड। अगर ऐसा होता है तो फिर हम ऐसे क्यों बोलते हैं समुद्र तल से ऊंचाई, ये इतना ऊंचा है, ये नीचे है, ये दक्षिण है, ऐसे थोड़ी बोलते हैं हम। बोलते हैं ना, जैसे आप जानते हैं हिमाचल उत्तराखंड के लोग जो हैं वो कहां पर रहते हैं? ऊंचाई पर रहते हैं। और हम लोग कहां पर रहते हैं? धरातल पर रहते हैं। तो हर जगह प्रकृति की स्थल की ऊंचाई या आकृति एक जैसी है क्या? नहीं। तो वही बात है। तो हर जीव पर अपने आवास का, अपने पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जो आदमी, जो सुनो, अच्छा वेस्ट इंडीज के लोग, पड़ता है सर। जो बच्चों अफ्रीका में, अफ्रीका कंट्री या अफ्रीका महाद्वीप के लोग काले होते हैं, राइट? क्यों होते हैं बताओ? क्योंकि वहां पर सूर्य का प्रकाश तेज और ज्यादा पास गिरता है, इसलिए वहां के लोगों का सूर्य कलर प्रकाश कैसा सीधा होता है? पड़ता काला है। होता है। तो क्या प्रकृति के हर भौगोलिक क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति एक जैसी होती है क्या? नो सर। नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपको मैं एक और उदाहरण दूंगा। एक, आप अपने आसपास में पाए जाने वाले जंतुओं को और पादों देखो, सब एक जैसे हैं क्या? नो। नो सर। नो सर। अच्छा, आपके 5 बीघा खेत है, 5 बीघा खेत में आपने अभी बो रखा होगा बाजरा। जहां सुनना सब बच्चे, क्या पूरे 5 बीघा खेत में उगने वाला बाजरा एक जैसा है क्या? नहीं। वेरी गुड। नो सर। तो बच्चों, जब 5 बीघा जमीन में ही इतना फर्क आ सकता है, तो सोचो पृथ्वी के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु, वातावरण और सभी घटक एक अलग अलग होंगे। इस समय देखो आप लोग, इस समय आप लोग जब अपने कल बैठे हो, मैं देख रहा हूँ स्कूल में, मेहता स्कूल में इस समय धूप खिली हुई है, बिल्कुल धूप निकली हुई है। तो क्या इस समय हर जगह धूप थोड़ी खिली हो? बहुत सारे कहीं पे बरसात आ रही हो। अब तो आ गए ना। हो सकता किसी जगह बादल आ रहे हो, किसी जगह बरसात, धीरे धीरे बरसात आ रही है, कहीं पर तेज बरसात आ रही है। तो हर जगह जलवायु और मौसम सब जगह अलग अलग है क्या? यस सर। बच्चों ये चैप्टर में आपको आगे बढ़ाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अभी आप समझो, तो आप समझ में आ गया कि आर.एस. व्हिटेकर का चौथा आधार क्या था, कि उस हर प्रत्येक प्राणी की पारिस्थितिकी में क्या भूमिका है, महत्व या भूमिका। ठीक है, चलो ज्यादा टाइम खराब मत करो। अब आप देखो जल्दी, मैं इसको खत्म कर रहा हूं। ये इधर तुम लो, देखो बच्चों आपको समझ पा रहे होंगे अगर मैं सिंपली बात करूं। इधर तुम लोग ले लेते लक्षण, इधर ले ली जगत, ये एप्सोन लिख रहा हूं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। बच्चों दिख रहा है सबको? ये बच्चों दिख रहा नहीं है? यस सर। ये क्या सब, ये क्या बच्चों जगत है, ये जगत है। पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब देखो लक्षण, पहला आधार क्या था? कोशिका की जटिलता। कोशिका की जटिलता यानी कोशिका का प्रकार कैसा है? तो कोशिका के प्रकार के आधार पर मोनेरा, सभी मोनेरा कौन होंगे? प्रोकैरियोटिक होंगे। बच्चों लिख रहे हो मेरे साथ? सभी एक कोशिक प्रोकैरियोटिक होंगे। आप समझ पा रहे हो ना? यस सर। यानी कोशिका की जटिलता के आधार पर सब क्या होंगे? एक कोशिक प्रोकैरियोटिक होंगे। ओके, प्रोटिस्टा क्या होंगे? एक कोशिक यूकैरियोटिक होंगे। बच्चों लिख रहे हो? प्लांट में क्या होंगे? बहुकोशिक यूकैरियोटिक। बच्चों आप दिख रहा है आपको सबको? यस सर। बच्चों दिख रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। यानी सभी के सभी अगर बात हम करें, यस सर। सिंपल, जो अगर हम लोग, जो एक, अगर आपको चलो ये समझ नहीं आ रहा, चलो ऐसे लिखता हूं, देखो
कोशिका की जटिलता के आधार पर तो सब ये कौन होंगे? प्रोकैरियोटिक। ये कौन होंगे? यूकैरियोटिक। ये कौन होंगे? यूकैरियोटिक। ये भी कौन होंगे? यूकैरियोटिक। ये भी सब कौन है? यूकैरियोटिक। किसके आधार पर बच्चों? किसके आधार पर? कोशिका के आधार पर। अब आता है अब दूसरा कौन सा है? दूसरा दर क्या था? जीवों की जटिलता। अरे जीवों की जटिलता बोल दो या जीवों का क्या संगठन। और आप जानते हो क्या सभी जीवों का, बच्चों क्या सभी जीवों का संगठन एक जैसा है क्या? नहीं, कुछ एक कोशिका है, कुछ बहुकोशिका है, कोई उत्तकी है, कोई अंगी है। तो हर प्राणी का संगठन एक जैसा होता है कि अलग अलग होता है? अलग अलग। और आर एस अम्बेडकर ने संगठन के आधार पर जीवों को क्या बोला? एक कोशिका, बहुकोशिका। अब दूसरा लक्षण जीवों की जटिलता आधार पर, ये कौन है? ये मोनेरा। ये मोनेरा प्रोकैरियोट हुई। अरे मोनेरा प्रोकैरियोटिक कौन प्रोकैरियोटिक है? एक कोशिक। समझ आ रहा है? और ये जो प्रोटिस्ट है, ये प्रोटिस्ट कौन है? यूकैरियोटिक है, लेकिन कैसे? एक कोशिक। ये तो समझ नहीं आ रहा सर? अरे पहले लक्षण के आधार पर तो ये क्या थे? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? ठीक है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। तो मोनेरा क्या है? मोनेरा बताओ। मोनेरा जगत के सभी जीव क्या है? कोशिका की जटिलता आधार पर प्रोकैरियोटिक है। और प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, फंजाई यूकैरियोटिक, प्लांटी यूकैरियोटिक, और एनिमेलिया यूकैरियोटिक। ये दिख रहा होगा आपको? समझे? एनिमेलिया दिख रहा है क्या? एनिमेलिया। यस ठीक है, शॉर्ट में समझो। अच्छा, अब आता है जीवों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों जीवों की जटिलता है संगठन के आधार पर। ये जो मोनेरा जगत के सही प्राणी कौन है? एक कोशिक। प्रोटिस्टा के भी कौन? एक कोशिक। लेकिन कौन सी एक कोशिक? यूकैरियोटिक एक कोशिक, यूकैरियोटिक एक कोशिक, प्रोकैरियोटिक एक कोशिक। अब आ जाओ फंजाई। फंजाई कौन है बच्चों? कवक। तो कवक जगत के सही प्राणी कौन है? यूकैरियोटिक है, लेकिन कैसे? मल्टी सेलुलर, बहुकोशिक है, मल्टी सेलुलर। ऑल मैं बता, ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ फंजाई किंगडम आर कंसिस्ट ऑफ मल्टी सेलुलर, यानी यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर सेल्स। ओके, यानी सभी बहुकोशी यूकैरियोटिक होते हैं। अब प्लांटी में आ जाओ। प्लांटी में भी क्या है? सभी यूकैरियोटिक है और बहुकोशिक है। ओके बच्चों। और एनिमल में क्या है? यूकैरियोटिक है, सबके सब कौन है? बहुकोशिक है। आ गया? अच्छा, तीसरा क्या था हमारा? तीसरा कौन सा था? पोषण। पोषण विधि के आधार पर बच्चों आवाज आ रही क्या आपका? आवाज आ रही क्या आप तक? आवाज आ रही है अब तक? सर। तो ये प्राणी यानी मोनेरा जगत के कुछ प्राणी कौन से हैं? स्वयंपोषी हैं, और कुछ विषमपोषी मतलब परपोषी। एक ही बात है। विषमपोषी में कौन है? परपोषी। ध्यान दो, क्या मोनेरा जगत के सभी प्राणी क्या स्वयंपोषी हैं? क्या नहीं, वही स्वयंपोषी हैं जिनमें क्रोमेटाफोर यानी लवक का कौन सा प्रकार बताया मैंने आपको? क्रोमेटाफोर बताया था बच्चों, अगर आपको याद हो। क्रोमोप्लास्ट याद है? क्रोमेटाफोर पाए जाते हैं, तो वो अपना भोजन खुद बना लेंगे। तो मोनेरा जगत के कुछ प्राणी तो है स्वयंपोषी, जैसे प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। ठीक है प्रशांत? या फिर रसायन संध जीवाणु, जो बच्चे कम हो रहे हैं। और अगर बात हम करते हैं इनकी प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा में भी कुछ प्राणी कौन होंगे? स्वयंपोषी या फिर क्या होंगे? अब कोई सोचते थे परपोषी, तो आपने लिखा है नहीं। परपोषी का मतलब विषमपोषी में परपोषी। ओके, विषमपोषी में कौन? परपोषी। अब आ जाओ कवक में आ जाओ बच्चों। कवक जो है, कवक सभी के सभी कवक जो होंगे वो सबके सब यहां पर क्या होंगे? विषमपोषी होंगे। सबके सब जो कवक की बात हम करें बच्चों, आप समझ पा रहे होंगे, जो कवक है विषमपोषी, और विषमपोषी में क्या होंगे? परपोषी। अच्छा, पादप सब क्या होंगे? सभी पादप क्या होंगे? स्वयंपोषी होंगे। और जंतु क्या होंगे बताओ? जंतु क्या होंगे बच्चों? विषमपोषी। और विषमपोषी में क्या? ओके, विषमपोषी में हम कौन? प्राणी सम है, प्राणी सम। अब आ जाओ हमारा पांचवा पर चौथा कौन सा था? अब भूमिका किसके अंदर? अरे पारिस्थितिकी में। पारिस्थितिकी में क्या? भूमिका। तो इन मोनेरा जगत की, मोनेरा जगत जो है, मोनेरा जगत की भूमिका की बात हम करें तो ये प्रकृति के अंदर क्या है? उत्पादक भी है